बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट हम लोग बीपीएससी पीआरटी में गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा टोटल 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। सभी प्रश्नों को कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बिल्कुल देसी अंदाज में सॉल्व किया गया है और आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। भैया बीपीएससी पीआरटी के लिए अब आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। आपको डिटेल में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गणित में आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। डिटेल में जो आपके चैप्टर हैं, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात, समानुपात, ये जितने भी आपके गणित के चैप्टर हैं सबको डिटेल में पढ़ने का आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए और ये जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। कॉपी और पेन लेकर आप सभी लोग बैठे रहिए और जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए, जो हमारे यहाँ आपके ऑफलाइन क्लासें चलती हैं, कोचिंग चलती है, उसमें अगर ये प्रश्न आ जाता है ना तो बहुत ही डिटेल में इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लंबा चौड़ा समीकरण बनेगा और फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो भैया इस प्रश्न को देखने से ही पता चल रहा है ये जो आपका विक्रय मूल्य दिया है इसका हमें कोई काम नहीं है। आपका जो वैल्यू है 20% और 10%, ये वैल्यू आपकी प्रतिशत में दी गई है और आंसर भी आपको प्रतिशत में ही निकालना है। तो ये विक्रय मूल्य की हमें कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अब बताते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। इसका कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और ट्रिक भी सीखते हैं। मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कुछ है और उसको हम लोग सेलिंग प्राइस, हमारी कॉस्ट प्राइस के बाद हमारी सेलिंग प्राइस होती है और फिर हमारा एमआरपी होता है, यानी कि जिस प्राइस पर हमारी सामान जो हम बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं उसको हम लोग एमआरपी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो हमारा 100 रुपया है। अब अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमारा एमआरपी कहलाता है। जो वस्तु की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, जो उस पर छपा होता है, उसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर हम लोगों ने 100 रुपया माना है तो 20% अधिक यानी कि हमारा एमआरपी अंकित मूल्य 120 रुपया हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जो दुकानदार होता है वो जो छूट, आपको जो छूट मिलती है वो अंकित मूल्य पर मिलती है। तो 10% की छूट मिल रही है तो बेचने वाली जो कीमत होगी यानी विक्रय मूल्य होगा वो 120 रुपए से कम होगा। तो 120 रुपए में आपको 10% की छूट मिलेगी। तो 120 रुपए में अगर 10% की छूट मिलेगी, इसको मौखिक भी कर सकते हैं कि 120 का 10% कितना होगा भैया? 12 रुपए होगा। तो 120 में जब 12 रुपए की छूट मिल जाएगी तो सामान कितने में बिकेगा? सामान 108 रुपए में बिकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर निकाल लिया। आप कुछ नहीं करना है, आपको पता है 100 रुपए का सामान था, वो अब 108 रुपए में बिक रहा है। तो 100 रुपए की चीज अगर 108 रुपए में बिकेगी तो प्रॉफिट कितना होगा? 8% का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रतिशत का फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। 100 रुपए की चीज जब 108 रुपए में बिकेगी तो 8% का प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये वीडियो हम लोग दोबारा बना रहे हैं। इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या हुआ कि लाइट चली गई और वो वीडियो सेव हो नहीं पाई, तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया वीडियो। तो लैपटॉप में ऐसी बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं। पहला प्रश्न समाप्त हो चुका है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न तो बहुत ही आसान है। कक्षा 6 और कक्षा 7 और 8 में इस प्रकार के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। देखो कक्षा 6 और 8 हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्लास 8 तक की अगर आप गणित पढ़ लेते हैं, चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में हो, किसी भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 8 तक की गणित पढ़ लेते हैं, तो आप सब लोग जो बीपीएससी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बीपीएससी पीआरटी में 75% गणित के प्रश्न आप
बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। और सिर्फ आपका गणित नहीं, आप सामान्य ज्ञान की भी जो चीजें हैं, सामान्य अध्ययन की जो चीजें हैं, कक्षा 8 तक की किताबें जो सरकारी किताबें होती हैं, इस सरकारी स्कूलों में चलती हैं, उसको पढ़ लेंगे तो लगभग 75% आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। जो लोग यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं उन्हें भी हम बताते हैं कि भैया कक्षा 8 तक की गणित आपको आनी ही चाहिए। सरकारी किताबें खरीद लाओ और लाके लगाओ। 75% गणित के प्रश्न इसी कक्षा 8 तक के आते हैं, कक्षा 5, 6, 7, 8 की किताबों से ही आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, गणित को एसएससी और रेलवे के अभ्यर्थी जिस लेवल पे पढ़ते हैं उतना कठिन स्तर पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न बच्चों वाला प्रश्न था, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर दो संख्याएं हैं, पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या b मान लो, तो a और b का जो गुणा होता है सॉरी, वो हमारे HCF और LCM के गुणे के बराबर होता है। तो a b का गुणा करेंगे, a b आएगा, HCF आपका प्रश्न में 12 दिया गया है, LCM आपका 48 दिया गया है। 12 और 48 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 576। तो ए बी की वैल्यू 576 आ गई। आपको इन संख्याओं का गुणनफल नहीं निकालना था, उनका वर्गमूल निकालना था। तो चलिए वर्गमूल कर देते हैं। लीजिए, हमने वर्गमूल कर दिया। 576 का वर्गमूल 24 होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आसान प्रश्न आप स्वतः ही सॉल्व कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसको फटाफट सॉल्व करते चलिए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो सेकंड पेपर है, 120 नंबरों का पेपर सेकंड पेपर है, इसी से आपकी मेरिट बनने वाली है। इसके टोटल 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रकार अब मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए ये एक व्हाट्सएप नंबर है 9616395014। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बिहार PRT लिखकर मैसेज करेंगे तो वहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भैया पैसा इधर उधर फूंकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, 100 रुपए में सब कुछ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। पहला है रेत और दूसरा है रोड़ी। रोड़ी मतलब जो गिट्टी वगैरह होती है। तो ये है 39 और अनुपाते ज्यादा लिखेंगे नहीं, 20। तो पहला वाला रेत है, दूसरा वाला रोड़ी है। रोड़ी हमारा 20 का अनुपात में है, इसको समझते रहिए। दूसरा जो अनुपात दिया गया है रोड़ी का और सीमेंट का, इसका अनुपात कितना है? 5:9। तो इसमें रोड़ी कितनी है? ये 5 वाला अनुपात हमारा रोड़ी का है। तो हमें रेत और सीमेंट का अनुपात बताना है। तो रेत और सीमेंट के अनुपात बताने के लिए क्या करना होता है? जो कॉमन होता है, यहाँ पर ये हमारा कॉमन है, यहाँ पर ये वाला यानी रोड़ी हमारा दोनों में कॉमन है, उसको बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए दूसरे वाले अनुपात में 4 का गुणा कर दीजिए तो हो गया 20:9। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर भी 20 वैल्यू हो गई जो हमारा कॉमन था। यहाँ रोड़ी हमारा कॉमन था दोनों में, दोनों की वैल्यू 20-20 हो गई है। अब तीनों को एक साथ लिखेंगे तो पहला तो 39 है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा अनुपात दोनों में 20 हो गया है। तीसरा अनुपात कितना है? अच्छा यहाँ गुणा किया नहीं, सॉरी, 9×36 होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ तीसरा अनुपात 36 है। जल्दबाजी में कभी कभी ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तो आपको निकालना है रेत और सीमेंट। तो ये पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला रेत है, आखिरी वाला सीमेंट है। तो ये आपका तो 39:36 है। तो इसको कहाँ से लिखे? चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो 39:36 आपका आंसर है। लेकिन ये 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का भाग कर दीजिए तो 13:12 आपका आंसर रहेगा। 13:12 कहाँ पर है? ये विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे प्रश्न आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। देखो भैया, 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, तो इसमें क्या करिएगा? पहली संख्या है 1/2, दूसरी संख्या है, फिर अनुपात के निशान है, फिर है 2/3 और तीसरी संख्या है 3/4। आपको करना क्या है कि देखो, जो भी अनुपात में संख्याएं होती हैं ये भिन्न के रूप में नहीं होती हैं। तो भिन्न के रूप में अनुपात में संख्याएं नहीं होती हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करिएगा? यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या है यानी हर है, हर कितना है? पहले में 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। इसका आप ले लीजिएगा एलसीएम।
तो एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम इसका 12 आएगा, तो 12 से सब में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। इससे जो भिन्न है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे 6 आएगा, यहाँ 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 त्रिका 9। तो ये हमारी हो गई संख्याएं, ठीक है। सरलतम रूप में ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर कितना है, 33। तो सबसे बड़ा इसमें 9 है, सबसे छोटा 6 है। 9 और 6 का अंतर हमारे हिसाब से 3 अनुपात में है, लेकिन ये कितना अंतर दे रहे हैं, ये 33 का अंतर दे रहे हैं, यानी 3 अनुपात 33 के बराबर है। 3 का भाग कर देंगे, 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा पूछ क्या रहा है, प्रश्न में हमें क्या निकालना है। तो तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तीनों का महत्तम समापवर्तक, यानी इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, तो 6 8 और 9 में कॉमन क्या है, कॉमन 1 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आएगा 1, यानी आपको 1 का मान निकालना था और 1 का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं। 1 अनुपात का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, 11। तो विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 6 8 9 का जो एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, वो 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, जो इसमें जो संख्या कॉमन होती है वही हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाती है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़े। ये भाई जोड़ घटाना गुणा भाग का सवाल है, इसको तो आप कर ही सकते हो यार, इतना आसान सवाल करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर 64 लिखा है, फिर यहाँ पर 5 है और गुणा, अच्छा यहाँ पर 92 है, फिर प्लस का निशान लगा है, 6/5 है और फिर गुणा कितना है, 48 है। चलो कर देते हैं कैलकुलेशन। दोनों में 5 है तो 5 आप क्या कर लिए, कॉमन ले लीजिए। 5 हमने ले लिया है, 5 हमने ले लिया है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 64 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 92 बचेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस पे 6 मल्टीप्लाई बाई 48, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बंद करो और ये बड़ा सा ब्रैकेट है। अच्छा, गुणा भाग आप कुछ खुद कर लीजिएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये 5 का नीचे भाग करना पड़ेगा, तो 5 का भाग ना करना पड़े इसलिए क्या करिएगा कि यहाँ नीचे 2 का और ऊपर 2 का गुणा कर दीजिएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका 10 हो जाएगा। तो जब नीचे 10 हो जाएगा तो ऊपर सबका जोड़ घटाना कर लीजिएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा और जितना आएगा पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ आप लोग भी करने की कोशिश करिए। अच्छा, हर सवाल में ट्रिक मत ढूंढने की कोशिश करिए भैया, कम से कम 20 तक पहाड़ा आपको रटा होना चाहिए, 25 तक क्या, 50 तक संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल आपको रटे होने चाहिए और कम से कम 20 तक की संख्याओं के घन आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक उरिक काम नहीं करने की, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना ही पड़ेगा। चले आगे बढ़े। ये है बढ़िया प्रश्न, प्रश्न देखो कितना बढ़िया सा प्रश्न लिखा है, ठीक है। चलो उसको पहले समझाते हैं, फिर आपको ये मौखिक करना है। ये जो प्रश्न है ये मौखिक है, इसमें पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले इसको हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी कीमत x रुपया है, जब वो 1000 रुपये में बेची जाती है तो हमारा घाटा हो जाता है, हमारा घाटा हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो उसकी कीमत थी उसके कम कीमत पर बेची गई, और यही वस्तु जब 1400 रुपये में बेची जाती है तो हमारा फायदा हो जाता है। लेकिन जब हम 1000 रुपये में बेचते हैं तो हमारा हम मानते हैं ए रुपये का घाटा हो रहा है, जितने रुपए का घाटा होता है उतना उसका 3 गुना हमारा फायदा होता है जब हम 1400 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1000 रुपये में बेचोगे तो अगर ए रुपए का घाटा हो रहा है तो 1400 रुपये में बेचने पर आपको 3a यानी 3 गुना फायदा होगा, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का मतलब था, समझ गए होगे आप। अब इस प्रश्न को विकल्प के माध्यम से लगाना, ऐसे प्रश्न आ जाए तो विकल्प के माध्यम से लगा लीजिएगा। अब विकल्प देखिए, यहाँ पर ए वगैरह सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए समीकरण बना देते हैं। मान लो आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहें तो समीकरण कैसे बनेगा उसको हम समझा देते हैं। पहले कंडीशन में आप x में से 1000 घटाइए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में 1400 में से आपका जो क्रय मूल्य है x रुपया आपने माना है उसको घटा दीजिए। तो बीच में यहाँ पर लाइट चले जाने के कारण थोड़ी सी असुविधा हो गई थी। यहाँ पर आपका ये समीकरण हमारा बन गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले विक्रय मूल्य 14 में से अगर हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर हम लोग
क्रय मूल्य में से पहला वाला विक्रय मूल्य यानी कि 1000 घटाएंगे उससे 3 गुना है, यानी कि ये वैल्यू हमारे 3 गुना है, तो समीकरण को संतुष्ट करने के लिए 3 का गुणा आपको इस तरफ करना पड़ेगा। तो ये एक समीकरण बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स का मान आ जाएगा भैया 1100 रुपया आपका एक्स मान यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन एक बात का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर यह प्रश्न पेपर में आ जाए तो आपको ये वाला तरीका नहीं लगाना है, आपको यह प्रश्न मौखिक ही सॉल्व करना है। जी हाँ, आपको यह प्रश्न मौखिक सॉल्व करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस प्रश्न के लिए। कैसे, फिर समझिए। कोई वस्तु है 1000 रुपए में बेची जाती है, ठीक है, हमें उसका क्रय मूल्य नहीं पता है, तो उसमें उतनी हानि होती है जितना उसे 1400 रुपए में बेचने पर उसका जो लाभ होता है वो 3 गुना लाभ होता है। यानी कि ये जो क्रय मूल्य है ये 1000 से ज्यादा ही है, 1000 से ज्यादा हमारा क्रय मूल्य है। अब विकल्प को जरा ध्यान से देखिए। पहला विकल्प आपका आंसर होगा, कभी नहीं होगा क्योंकि ये 900 रुपया है। दूसरा वाला विकल्प आंसर होगा, नहीं होगा क्योंकि ये तो 15,000 है, यहाँ तो हजारों में बात हो रही है, 1000 और 1400 की बात हो रही है। अगला डी विकल्प आपका आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य है। बचा क्या आपका विकल्प सी, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आप इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर 1000 रुपए की वस्तु है, पहली कंडीशन में उसे 100 में बेचेंगे, 1000 में बेचेंगे, सॉरी 1100 रुपए की आपका क्रय मूल्य वाली वस्तु है, उसे 1000 में बेचेंगे तो यहाँ पर हमारा 100 रुपए का नुकसान होगा, और जब उसे 1400 रुपए में बेचेंगे तो हमारा यहाँ पर 300 रुपए का फायदा होगा। तो ये वाला जो फायदा है ये 100 रुपए के नुकसान का 3 गुना है। यानी देखिए यहाँ पर आपको नुकसान का मतलब माइनस के 100 लेके नहीं चलना है, सिर्फ रुपए की बात है। 100 का 3 गुना 300 है, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो ये कुल मिला के एक मौखिक सॉल्व करने वाला प्रश्न था, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जल्दबाजी में इसका आंसर बहुत सारे अभ्यर्थी एक देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना है, M1 D1 और W1 बराबर होता है M2 D2 और W2। तो कार्य और समय का ये एक बेहतरीन सा फार्मूला है, वही आपको यहाँ पर लगाना है। M जो आदमी काम करना है, तो आदमी की जहाँ पर यहाँ पर मकड़ियाँ लिखी गई हैं। D मतलब होता है डेज, जितने दिनों तक काम होता है, और W1 जो काम किया जाता है। तो W मतलब वर्क, जो काम किया जाता है। तो ये पहली कंडीशन है, और M2 D2 W2 ये दूसरी वाली कंडीशन की बात है। तो पहली कंडीशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 9 मकड़ियाँ काम कर रही हैं। कितने दिनों में काम कर रही हैं, ये लिखा है 9 दिन में काम कर रही हैं। कितना काम करती हैं, काम क्या हो रहा है, जाला बनाने का काम हो रहा है, और कितना जाला बना रही है, 9 जाले, तो W1 की वैल्यू 9 हो जाती है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में कितनी मकड़ियां हैं, 1 मकड़ी है। 1 जाला यानी कि काम किसका है, जाला बनाने का काम है। कितने जाले बना रही हैं, 1 जाला बना रही हैं, यानी W2 की वैल्यू 1 है। और कितने दिन लेंगी, यानी कि हमें D2 यानी कि कितने दिन लगेंगे, यानी D2 का मान हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 से 9 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और D2 की वैल्यू रहेगी 9 डेज, यानी कि 9 दिन आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। तो कहाँ पर है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करिएगा। जल्दबाजी में आपका बी वाला विकल्प गलत है, बी वाला विकल्प जल्दबाजी में हमें टिक नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समझाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। जो हमारा साधारण ब्याज होता है, SI होता है, उसका फार्मूला होता है PRT/100, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो समय है और दर है दोनों का मान समान है, यानी बराबर है। तो यहाँ पर R का और T का दोनों का मान हम लोग X मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x²। अब पहली लाइन प्रश्न की पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है 4/25, 4/25 लिखा है। देखिए साधारण ब्याज मूल राशि का 4/25 हो जाता है। तो ये मूल राशि का जो होता है ये नीचे वाली संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका जो मूलधन है वो 25 रुपया है, और साधारण ब्याज हो जाता है यानी 4 रुपया हो जाता है। तो ये आपका साधारण ब्याज SI दिया गया है। यही फार्मूला में पुट करेंगे, अपना वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसकी ट्रिक भी होती है, 4 चौके 16 कर दीजिए, 16 का वर्ग 4 होगा तो आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन
उसको समझाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो जब तक उसको समझाएंगे तब तक यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज 4 रुपया है, पी मतलब मूलधन 100 रुपये 25 रुपया है, नीचे है 100 और आर और टी का मान x है और x दोनों, यहाँ भी x, इसका भी मान x, इसका भी मान x ऐसे रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ये 4 बार कटेगा, 4 गुणा होगा जाए 16, तो 16 का जब वर्ग लेंगे तो कुल मिला के आपका 4% आंसर आ जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। x बराबर 4 रहेगा तो परसेंटेज में लिखेंगे तो 4% अपना आंसर रहेगा। ठीक है, आर का मान हमने क्या माना है, x मान है, x का मान 4 आ चुका है। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ट्रिक भी होती है लेकिन इसको जब तक समझाएंगे तब तक आपका आंसर इस वाले तरीके से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये 5 यहाँ पर आधार है और ये 5 यहाँ पर आधार है, बीच में गुणा वाला निशान है। तो जब आधार बराबर होते हैं, बीच में गुणा का निशान होता है, तो जो घातें होती हैं वो हमारी घातें जुड़ जाती हैं, यानी 2x माइनस 16 और प्लस के x और माइनस के 5। ये किसकी घात है, ये पूरी है 5 पे घात है, ये पूरी 5 पर घात लगी है। बराबर 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लोग 5 की घात 3 लिख सकते हैं। दूसरा नियम, जब बीच में बराबर का निशान लगा हो, इधर भी आधार 5 और इधर भी आधार 5, यानी आधार हमारे बराबर हो, बीच में माइनस का निशान है, तो क्या होती है, घातें हमारी बराबर हो जाती हैं। इसको पहले जोड़ लेते हैं, ये 3x और कितना हो गया माइनस के 21 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 3। आधार बराबर हो, बीच में आपका आधार आपके दोनों तरफ बराबर हो और बीच में बराबर का निशान भी लगा हो, तो घातें हमारी बराबर होती हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x 21 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना भैया 24, x का मान 3 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3 8 24, कहाँ पर है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 25% की वृद्धि हुई है, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितना कम करना पड़ेगा। चलो इसको ट्रिक भी होती है, इसकी बेहतरीन ट्रिक है, वो भी समझा देंगे। पहले सिंपल तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से पहले प्रश्न को समझ लीजिए। मान लेते हैं कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, जब इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगी 125 हो जाएगी। अब हमें पुरानी संख्या पर फिर वापस आना है, तो यानी 100 पर फिर वापस आना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 25 की कमी करनी पड़ेगी। तो कमी का हमें प्रतिशत निकालना है, तो कमी कितनी हो रही है, 25 की कमी हो रही है। कमी कहाँ से हो रही है, 125 से हो रही है। कमी जहाँ से होती है उसको नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। और कितना आंसर रहेगा, ये 20% अपना आंसर रहेगा। ये 5 बार कटेगा और ये 5 दूनी 10 20%। इसका दूसरा एक तरीका भी होता है, वो भी समझ लीजिए। ये जो 25% है इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आप एसएससी अथवा रेलवे की तैयारी करते हैं तो फ्रैक्शन बहुत आसानी से समझ में आता होगा। जब हम लोग एसएससी को पढ़ाते हैं, रेलवे को पढ़ाते हैं, तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं। ये वाला तरीका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी गणित कमजोर है, इसलिए डिटेल में समझाना पड़ता है। ठीक है, तो 25% को आपने क्या लिखा, 1/4। अब क्या करिए, ऊपर तो आपका 1 रहेगा ही, ऊपर तो आपका 1 रहेगा ही। नीचे क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ने में कितना आया 5, तो यही आपका 1/5 आपका आंसर है। ठीक है, तो 1/5 का जो आप परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना होता है 20%, यानी 20%। विकल्प सी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 25% को 1/4 लिख दीजिए, जो परसेंटेज दिया हो उसको आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर वाली संख्या तो हमारी सेम रहेगी, यानी 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ भी रहेगा, लेकिन नीचे वाली संख्या में इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 1 और 4 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो 1/5 हमारा आंसर रहेगा। इसको हम लोग जब परसेंटेज में चेंज करेंगे, 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 20% होती है।